हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ के 23rd टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस कुछ टेस्ट इंग्लिश में भी हुए हैं, 5-6 टेस्ट। अब ये टेस्ट आपके लिए रेगुलर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करवाए जाएंगे, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो एस्पायरेंट्स हैं दोनों का एक साथ हो सके और ये आपको इससे फ़ायदा भी रहेगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है फिर भी तो आप डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जनरल स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। INS एरावत हैज़ रीच्ड विच कंट्री इन अगस्त 2021 एज ए पार्ट ऑफ मिशन सागर। देखिए, मिशन सागर क्या है। मिशन सागर ये जो इंडियन ओशियनिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको रिलीफ के लिए एक मिशन सागर लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये लॉन्च किया था मई 2020 में। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ओशन में उनको कोविड-19 से रिलीफ के लिए ये मिशन सागर लॉन्च किया है। अभी ये जो हमारा नेवल विजल है, इंडियन नेवल विजल INS एरावत, ये अगस्त 2021 में इसी मिशन के तहत पहुंचा था हो ची मिंग। हो ची मिन सिटी है, ये एक पोर्ट सिटी है। कहाँ पे है? वियतनाम में। देखिए, हो ची मिन आपने पढ़ा होगा। हो ची मिन ये पोर्ट सिटी किसके नाम पे है? इन्होंने वियतनाम को, जिनके नाम पे ये सिटी का नाम है, इन्होंने वियतनाम को फ्रांसीसियों से और अमेरिकन जो उपनिवेशवाद है उससे आज़ाद करवाया। इनके फादर टीचर थे फ्रांस में, उनको जेल में डाल दिया। बाद में ये जब बड़े हुए, जब ये बाद में इन्होंने है जो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी हेल्प ली, कई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किए और फिर इन्होंने वियतनाम को आज़ाद करवाया था। आप अब ये जो टेस्ट होने वाले हैं उनसे डेफिनेटली गारंटी नया कुछ न कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। आप पूरा टेस्ट देखिए, ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर कुछ न कुछ नया सीख के जाएंगे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो पूरा देखिए आप टेस्ट को। वेयर वाज स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च्ड। स्वच्छता पखवाड़ा 2021 ये कहाँ लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पे किया था। ये किस लिए किया था? ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए, पर्यावरण की जागरूकता के लिए ये लॉन्च किया है। और जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी का ये अवेयरनेस कैंपेन है, उसी के अंडर में एज ए पार्ट लॉन्च किया है। ये इस तरीके का पहला था, इसलिए चर्चा में है। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड मिशन शक्ति कैंपेन फॉर सेफ्टी ऑफ वीमेन। ये मिशन शक्ति है, ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये एक 6 मंथ लॉन्ग वीमेन एम्पावरमेंट कैंपेन है, 6 मंथ का। ये लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस जो कैंपेन है इसका एम क्या है? इसका एम है अवेयरनेस राइज करना, क्राइम को टैकल करना अगेंस्ट द वीमेन। और ये जो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ये अक्रॉस द स्टेट लॉन्च किया था। इसको फ्लैग ऑफ किया था जो गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने पिंक स्कूटी एंड 4 व्हीलर वीमेन पुलिस व्हीकल अंडर दिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये विमेन शक्ति लॉन्च किया था। एक और मिशन शक्ति है, आप कंफ्यूज नहीं होइए। अगर विमेंस के सेफ्टी के लिए पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश है। और मिशन शक्ति एक जम्मू कश्मीर पुलिस ने और लॉन्च किया था टू प्रोवाइड 1 मंथ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स।
ये जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ भी लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। गर्ल्स को 1 महीने का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ये मिशन शक्ति लॉन्च किया था। Adopt a Heritage is a scheme implemented by Ministry of Tourism in association with which union ministry? ये जो Adopt a Heritage स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस मिनिस्ट्री के एसोसिएशन में किस दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिलके और इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखिए ये जो एडॉप्ट ए हेरिटेज है ये एक्चुअल में है एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये एक प्रोजेक्ट है जो इसमें जो प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसमें आपके ASI भी शामिल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो स्टेट और यूटीज हैं ये इन सब ने मिलके ये इसको लॉन्च किया था, इम्प्लीमेंट हुआ है ये। और इसमें MOU साइन हुए हैं कुछ 27 के नियर अबाउट। बहुत सारे NGOs भी इसमें शामिल है जिनको मोन्यूमेंट मित्राज भी बोलते हैं। मोन्यूमेंट मित्रा भी ये एडॉप्ट ए हेरिटेज से ही एसोसिएटेड है। और इसमें जो फंड होगा इसको डेवलप करने के लिए वो CSR से आएगा। जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है कॉरपोरेट्स देंगे इसके लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने ये स्कीम इम्प्लीमेंट की है। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर PM कुसुम स्कीम? देखिए PM कुसुम स्कीम क्या है। ये जो PM कुसुम स्कीम है ये है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यह आपको ध्यान रखना है, इसमें KUSUM इसकी फुल फॉर्म है। PM प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है इसकी स्कीम की। ये स्कीम लॉन्च की है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड प्रोवाइड सोर्स फॉर इरिगेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हुई है जयपुर राजस्थान में। इसकी जो सेटअप है इसके अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करना है। इसका जो रखा है राजस्थान ने वो 38,000 मेगावाट की कैपेसिटी का एम रखा है टू डेवलप ए कैपेसिटी ऑफ 38,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। PM जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड इन लाइन विथ विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, UNDP के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और रिसेंटली अभी ये इन्हीं पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है ये इंश्योर करता है हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेज। ये जो PM जन आरोग्य योजना है ये किससे, इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd। और ये क्या है, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग्स। हेल्दी लाइव्स को एंश्योर करना इसमें है। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये एक की कंपोनेंट है आयुष्मान भारत योजना। अब आप देखेंगे SDG 3rd तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। SDG जो फर्स्ट है ये किससे रिलेटेड है,
SDG फर्स्ट है एंड पोवर्टी। ये हर इलेक्शन में सुनने को मिलता है आपको, गरीबी हटाओ। पिछले 60 65 70 जितने भी साल हो गए हमेशा सुनते हो, जब भी छोटे इलेक्शन हो चाहे बड़े हो, गरीबी हटाओ। ये SDG फर्स्ट में है। SDG 5 क्या है? जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। SDG 10 क्या है? SDG 10 भी यही है कि जो जितने भी कंट्रीज है उनमें रिड्यूस करना है। किस चीज़ को रिड्यूस करना है? इनइक्वलिटी को। रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन एंड ऑल अमंग कंट्रीज। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये न्यू स्पेसीज ऑफ विच इंसेक्ट हैज बीन रिसेंटली नेम्ड आफ्टर सिरुवानी, एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन वेस्टर्न घाट। देखिए सिरुवानी है, ये वेस्टर्न घाट की बहुत फेमस है। ये सिरुवानी जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, सिरुवानी रिवर भी है, सिरुवानी वाटरफॉल भी है, सिरुवानी डैम भी है। और जो ये नई स्पेसीज है ये इसलिए फेमस है वेस्ट अभी बिकॉज इसमें जो यूनिक है वी शेप्ड ब्लैक बैंड है इसके विंग पे। ये फ्रूट जो फलों का कीड़ा बोलते हैं, जिसको फ्रूट फ्लाई, फलों का कीड़ा, ये अभी डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट में, जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे, तमिलनाडु कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। Which state UT plays host to the खेलो इंडिया विंटर गेम 2021? खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 ये होस्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और ये इसका 21 है जो सेकंड एडिशन था। इसका जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 हुआ था, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट वाला हुआ था ये हुआ था गुलमर्ग में। गुलमर्ग में हुआ था मार्च 2020 में। अभी जो सेकंड एडिशन हुआ है इसको इनॉग्रेटेड किया था वर्चुअली इनॉग्रेटेड किया था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेटेड किया था। तन्नू एंड प्रिया who won वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ये दो बेटियों ने अभी, इंडियन है ये यंग, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। ये रेसलर है, ये दोनों यंग इंडियन रेसलर है। जो तन्नू है उन्होंने 43 किलो टाइटल में, और जो प्रिया है उन्होंने 73 किलो टाइटल में जीता है। सो रेसलिंग में जीता है इन दोनों ने। और ये कहाँ पे हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप? अभी जो हुआ है 2021 का, ये हुआ है हंगरी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट ये है हंगरी में। ये आपको ध्यान रखना है। ये बैंक ओपनड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया कम्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग? अगर कोई बैंक खोला जाता है सेज में, स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो आता है ऑफशोर बैंकिंग में। ऑफशोर बैंकिंग का हिस्सा होता है वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अमृत भारत पत्रिका? अमृत भारत पत्रिका
ये एक बंगाली डेली न्यूज़पेपर था, बंगाली डेली न्यूज़पेपर था ये। इस ये स्टार्ट किया था 1868 में। और इसको क्यों स्टार्ट किया था? इट वाज यूज्ड एज ए टूल टू एक्सपोज ब्रिटिश एजेंट्स क्रूअल डीड्स ऑफ ट्रेनिंग। जो अंग्रेज़ों का अत्याचार था उसको एक्सपोज करने के लिए ये अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में डेली प्रकाशित होती थी। 1868 में इसको शुरू किया था। ये किया था शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष एंड तुषार कांति घोष ने। जो घोष बंधु थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। आज ज़्यादातर पत्रिका ये इस तरीके के कई चीज़ें कमर्शियल हो गई, पहले देश के लिए काम करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पज ऑफ पासिंग द शारदा एक्ट? देखिए जो शारदा एक्ट है इसको चाइल्ड मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। इसमें जो चाइल्ड मैरिज एक्ट इस शारदा एक्ट को इसलिए बोलते हैं, ये शारदा ऐसे भी आ सकता है, SHRDA, ठीक है। इसमें क्या था कि जो गर्ल्स की एज थी शादी की वो 14 ईयर थी और जो बॉयज़ थे उनकी 18 ईयर थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था टू रिस्ट्रेन द चाइल्ड मैरिज। 28 सितंबर 1929 को ये पास किया था। Consider the following methods of GI protected products and their respective states. देखिए जो मूगा सिल्क है, मूगा सिल्क आसाम में है, ये सही है। मूगा सिल्क क्या होता है? ये एक गोल्डन येलो सिल्क होता है। मूगा सिल्क क्या होता है? गोल्डन येलो सिल्क होता है ये। थेवा आर्ट राजस्थान में है। ये लगभग 300-350 साल पुरानी आर्ट है। इसमें क्या होता है? ज्वेलरी फॉर्म है एक्चुअली, विथ जो बेस मटेरियल ऑफ गोल्ड और सिल्वर। इसमें जो गोल्ड है, फॉयल वर्क, ये कलर्स में होता है। थेवा आर्ट ये एक तरीके से ज्वेलरी आर्ट है राजस्थान की। शाफी लानफी, ये शाफी लानफी जो है ये नागालैंड का नहीं है, ये मणिपुर का है। देखिए ये क्या होता है, इसमें एक रेड बॉर्डर का शॉल होता है। रेड बॉर्डर का शॉल होता है ये एज ए ऑनर, किसी का सम्मान करते टाइम ये मणिपुर में ये पहनाया जाता है, उड़ाया जाता है। नागालैंड का नहीं है। बस्तर डोकरा, ये बस्तर डोकरा है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। बस्तर डोकरा छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का नहीं है। ये एक मेटल पे जो आर्ट मेकिंग है, वैक्स कास्टिंग टेक्निक है, जिसको मतलब आपने सुना होगा कि जो मोहनजोदड़ो की में जो डांसिंग गर्ल की का देखा होगा इमेज आपने, उसी तरीके की आर्ट है ये। काफ़ी ओल्ड आर्ट है, अबाउट 4000 to 5000 ईयर्स ओल्ड आर्ट है ये। वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज में ली जाती है इसमें। तो ये छत्तीसगढ़ की है। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ही करेक्टली मैच हो रहे हैं इसमें। दामोदर ट्रफ डिवाइड रांची प्लेट्यू इन द नॉर्थ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू? दामोदर जो ट्रफ है ये डिवाइड करता है रांची प्लेट्यू इन द नॉर्थ फ्रॉम हजारीबाग प्लेट्यू। देखिए जो हजारीबाग प्लेट्यू है ये भी, ये और रांची प्लेट्यू दोनों ही जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसका पार्ट है।
जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है उसका पार्ट है ये दोनों ही। लेकिन जो रांची प्लेट्यू है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू लार्जेस्ट पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज राजमन्नार कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। राजमन्नार कमेटी है, बहुत सारी कमेटियां बनी है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, लेकिन राजमन्नार कमेटी बनाई थी ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस पे है, लेकिन जो सेंटर स्टेट के फिजिकल रिलेशंस हैं उन पे है ये सितंबर 1969 में बनाई थी। केंद्र और राज्यों के जो फिजिकल रिलेशंस हैं उन पे बनाई थी। Which of the following articles in part 3rd of the constitution are related to right to freedom of religion? धार्मिक स्वतंत्रता। पार्ट थर्ड क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट सेकंड सिटीजन। पार्ट फोर्थ डीपीएसपी, ये आपको पता है सबको। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? देखिए जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये है आर्टिकल 25 to 28। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। देखिए जो आर्टिकल 14 to 18 है, 14 से 18 जो आर्टिकल है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जो आर्टिकल 19 से 22 है, 19 से 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो 23 है, 23 से और 24, आर्टिकल 23-24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो 29 to 30 है ये क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और जो आर्टिकल 32 है ये संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया। ये लास्ट टेस्ट में हम कवर कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा है टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव? देखिए जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स में डेवलप होनी चाहिए थिंकिंग पावर। जैसे हम चर्चा करते हैं कि एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे लोग मेथड्स बताते हैं, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, राइटिंग, लिसन समथिंग और लाफिंग, हेल्दी डाइट, स्लीपिंग वेल, इस तरीके की बताते हैं। तो कि भाई ये सब चीज़ करने से आप में एक थिंकिंग पावर डेवलप होगी, वही स्टूडेंट्स के मैटर में अप्लाई होता है। कि और ये टीचिंग का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, कि टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। ये रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, देखिए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू टू थिंग्स। वन इज जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, और सेकंड क्या है? टू इवेल्युएट द फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी, मूल्यांकन करना स्टडी का, ये भी एक जनरली एक्सपेक्टेड है। या कुछ नए प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का इनोवेशन करना, ये भी एक रिसर्चर्स इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। इसके आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस आफ्टर एवरी 10 years. द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस. हर 10 साल में जनगणना होती है. इसमें कौन सा रिसर्च में जो होता है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज में लिया जाता है? ये एक सिंपल सर्वे है. जो जनगणना होती है वो एक सर्वे है, जनगणना सर्वे. देखिए, जो जनगणना है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का जो ऑफिस है उसकी जिम्मेदारी होती है. और ये जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये. अभी ये क्वेश्चन क्यों आया है? जो लास्ट सेशन हुआ था लोकसभा का अगस्त में, उसमें जो क्वेश्चन सेशन था उसमें गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि जो 2021 में सेंसस जनगणना होने वाली है वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. इसको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया है. तो ये क्वेश्चन चर्चा में है. बाकी कोई कास्ट बेस्ड सेंसस, रिलीजियस बेस्ड सेंसस की ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी इशू रेज कर रही है, तो इसलिए ये चर्चा में है. आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहली बार सेंसस कब हुआ था? फर्स्ट नॉन सेंसस फॉर सिटीजन्स वाज डन इन 1830 में पहली बार सेंसस हुआ था. और ये कहाँ पे हुआ था? ढाका में. जो अभी ढाका है वहाँ पे हुआ था. 1830 में बांग्लादेश नहीं था तो वो सारा इंडिया ही था. सो 1830 में ढाका में हुआ था ये. और इसको किसने किया था? हेनरी वॉल्टर. हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस. ये आपको ध्यान रखना है. फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वॉल्टर. और उसके बाद से 1830 के बाद फिर ये 1800 सेकेंड टाइम हुआ 36-37 में. उसके बाद जो रेगुलर चालू हुआ है ये 1881 से हर 10 साल का कर दिया है इसको. द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. देखिए, आपको दो चीज़ें समझनी है. एक तो सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स और एक सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दोनों में फ़र्क है. फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज आर्टिकल 359. देखिए, द राइट टू मूव एन ए कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम आप किसी कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं जा सकते. ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है. फंडामेंटल राइट्स सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट सस्पेंड. ये आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं. आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ये डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 358 क्या है? आर्टिकल 358 है जो अकॉर्डिंग टू इट व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ये आर्टिकल 358 है. ये बताता है कि जो आर्टिकल 19 में आपको राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ये जो 6 अधिकार दे रखे हैं आर्टिकल 19 का, जो 6 पार्ट हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम. ऐसा आर्टिकल 358 में डिस्क्राइब है. आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 है कि अगर कोई स्टेट मशीनरी अच्छे से अनेबल है स्टेट गवर्नमेंट टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा. राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356.
National Housing Bank in the wholly subsidiary of RBI. In which year National Housing Bank was established? देखिए जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, these are wholly owned subsidiary of RBI to act as an apex level institute for हाउसिंग के मैटर में ये सबसे अपेक्स लेवल की बॉडी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अपेक्स कोर्ट है, वैसे ही हाउसिंग के मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक ये अपेक्स इंस्टीट्यूट है। नेशनल हाउसिंग बैंक ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका सेटअप हुआ है जुलाई 1998 में। जुलाई 1998 में हुआ है अंडर द जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है 1987 का, इसके अकॉर्डिंग इसको एस्टैब्लिश किया है। इसके अभी चेयरमैन कौन है, गूगल करके जरूर पता करना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क थ्रू द ट्रांसपोंडर क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल डिवाइस एंड दैट पिक्स अप एंड ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड टू एन इनकमिंग सिग्नल। ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज जो गीगा हर्ट्ज में होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है, उन पे काम करता है। सुंदरबंस इन हुगली डेल्टा इज नोन फॉर। देखिए सुंदरबंस इन हुगली डेल्टा इज नोन फॉर, सुंदरबन इज ए मैनग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कन्फ्लुएंस से ये डेल्टा फॉर्म होता है, ये सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं उसको। ये एक मैनग्रोव एरिया है, मैनग्रोव वनस्पति का एरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा मैनग्रोव। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रिवर है गंगा, इसका जो अपर रिपेरियन जोन है वो भागीरथी है, वाइल इसका जो लोअर रिपेरियन जोन है वो क्या है? हुगली। हुगली क्या है? ये लोअर रिपेरियन जोन है। मैनग्रोव्स क्या होता है? मैनग्रोव्स इज ए शर्ब और स्मॉल ट्री दैट ग्रो इन कोस्टल सैलाइन और सम ब्रैकिश वाटर। ये टर्म यूज की जाती है कुछ जो ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन है, इस तरह की स्पीसीज से बनते हैं, उनके लिए मैनग्रोव टर्म यूज की जाती है। मैनग्रोव की बात है तो आप हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, सुंदरवन मैनग्रोव फॉरेस्ट ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो भितरकनिका है, भितरकनिका मैनग्रोव फॉरेस्ट ये कहाँ है? उड़ीसा में। गोदावरी कृष्णा का मैनग्रोव्स है, गोदावरी कृष्णा मैनग्रोव्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है ये। गल्फ ऑफ कच्छ मैनग्रोव, गल्फ ऑफ कच्छ मैनग्रोव कहाँ पे है? गुजरात में। और जो थाने क्रीक है, मैनग्रोव्स ऑफ थाने क्रीक, थाने ये महाराष्ट्र में है। चोराव आइलैंड मैनग्रोव्स है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये काफ़ी फेमस है। चोराव ये आइलैंड है, मैनग्रोव आइलैंड ये गोवा में है। ऐसा ही एक और है बारातांग आइलैंड मैनग्रोव। बारातांग आइलैंड मैनग्रोव कहाँ है? अंडमान में। अंडमान में है बारातांग आइलैंड। आप ये 8-10 मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, इनकी लिस्ट बना के, और ये किस स्टेट में है, किस चीज़ के लिए फेमस है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको, आपके एग्जाम में ये यूजफुल रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इन इज इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक।
देखिए, इंडिया लार्जेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये सारस्वत बैंक है। सारस्वत बैंक ये कब एस्टाब्लिश हुआ है? ये एस्टाब्लिश हुआ है 14 सितंबर 1918 को। इसको किसने एस्टाब्लिश किया है? कौन थे इसके फाउंडर? इसके फाउंडर थे जे के पारुलकर। इसके फाउंडर चेयरमैन कौन थे? जे के पारुलकर। 1918 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ए वैल्यू ऑफ ए कंपनी दैट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट, कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय द प्रेजेंट शेयर प्राइस। अभी शेयर प्राइस है, अभी उसकी क्या शेयर प्राइस है प्रेजेंट में, और टोटल शेयर कितने हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके और उसकी मार्केट कैपिटलाइज निकाली जाती है एक कंपनी की जो ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज डिफाइंड एज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ ए कंपनी। डी इज करेक्ट आंसर। हु मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू पुअर पीपुल? देखिए, कई स्कीम्स चला रखी है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, जहाँ पे जो बीपीएल हैं या कई और सेक्शन के लोग हैं उनको फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना या फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम है? कौन मैनेज करता है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन फूड को प्रोक्योर करना, उसको मेंटेन करना, ये किसका काम है? प्रोक्योर करना या मेंटेन करना, ये काम है एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, बाकी सारा काम एफसीआई का होता है। इसमें एफसीआई के बारे में बात करते हैं। एफसीआई कब एस्टाब्लिश हुआ? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश हुआ है ये 14 जैन 1965 को एस्टाब्लिश हुआ था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसको क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वह काम करता है एफसीआई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अभी कौन है इसके चेयरमैन? आपको देखना चाहिए अभी चेयरमैन कौन है। वैसे अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है आतिश चंद्रा। आतिश चंद्रा अभी एफसीआई के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। व्हाट इज द मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड फॉर इंटर बैंक टर्म मनी? देखिए, जो इंटर बैंक टर्म मनी है, ये एक बैंक दूसरे बैंक का है ये लोन। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इवन ओवरनाइट होता है, एक वीक के लिए होता है, एक मंथ के लिए होता है, एक दिन के लिए ये लोन होता है। इंटर बैंक मनी मार्केट ये एक मार्केट है जिसमें बैंक एक्सटेंड लोन टू वन अनदर, एक दूसरे को लोन देते हैं पूरे स्पेसिफिक टर्म। जो द कॉल मनी हैज़ मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 14 डेज। जो कॉल मनी है, अगर कॉल मनी की बात की जाए, कॉल मनी इसका जो मैक्सिमम मेच्योरिटी है वो 14 डेज का होता है। लेकिन इंटर बैंक टर्म मनी के लिए जो मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 मंथ्स का है। व्हाट इज APT 41? APT 41 क्या है?
देखिए ये इससे काफ़ी सारी दुनिया परेशान है इस APT41 से। ये एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। APT क्या है? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये एक साइबर थ्रेट ग्रुप है that is known to carry out Chinese state sponsored cyber attacks and other financially motivated cyber attacks। इसको जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है इसको डबल ड्रैगन भी बोलते हैं। डबल ड्रैगन, ड्रैगन चाइना को बोलते हैं ना, डबल ड्रैगन भी बोलते हैं। ये इसने 2012 से सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। काफ़ी जगह अटैक किए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को स्टील करने के लिए, साइबर एस्पियोनॉज जो खुफिया है जानकारी है उनको हैक करने के लिए। ये एक हैकर ग्रुप है, चाइनीज स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप है। ये लिस्ट मैच करनी है। इंस्टीट्यूट्स हैं और लोकेशंस हैं। देखिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये इज्जत नगर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? ये पुणे में है। आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये युद्ध के सामान वगैरह बनाना, हथियार शायद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ये बेंगलोर में है। IISc सुना होगा आपने, IISc बेंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ये दिल्ली में है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज। देखिए रिजर्वेशंस फॉर विमेन ये 33% ऑफ द टोटल सीट्स। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% टोटल सीट का विमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए। पंचायती राज कब से लागू हुआ है? 1959। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है पंचायती राज? नागौर में। नागौर कहाँ पे है? नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ है। और जो विमेंस के लिए रिजर्व सीटें होंगी 33%, ये कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 243D। ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय मैंडेटिंग नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत्स। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 243D। उम्मीद है ये आपको यूज़फुल लगे होंगे क्वेश्चंस और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।